प्रदेश के सभी 1537 थानों में 10,417 महिला बीट गठित की गई है और प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में जहां पर ग्राम सचिवालय का निर्माण हो चुका है, वहां एक मिशन शक्ति कक्ष का निर्माण भी किया जा चुका है। महोदय, 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या मात्र 13,000 थी। आज ये संख्या 32,000 से अधिक है उत्तर प्रदेश में। महिला और बाल अपराधों में प्रभावी जो अभियोजन के फलस्वरूप अब तक 35 अपराधियों को मृत्युदंड की सजा, 1200 से अधिक अपराधियों को 10 वर्ष से अधिक की सजा, 1445 से अधिक को व्यापक अर्थदंड, 1325 से अधिक को आजीवन कारावास और 3420 से अधिक लोगों को 10 वर्ष से कम की सजा ये अब तक की जा चुकी है। लगभग 5,000 से अधिक अपराधियों को जो महिला अपराध में संलिप्त थे, जिला बदर की कार्रवाई करके अन्य प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और महोदय, प्रदेश के अंदर पास्को और महिला संबंधी अपराध में ई प्रोसिक्यूशन में पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रदेश के अंदर महोदय, अगर आप देखेंगे कि सेफ सिटी आज प्रदेश के अंदर सभी नगर निगमों को, गौतम बुद्ध नगर को सेफ सिटी के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसमें स्मार्ट सिटी मिशन और यूपी पुलिस मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। 7 पुलिस कमिश्नरेट का गठन भी इस दौरान हुआ है। 1,53,728 पुलिस की भर्तियां अब तक सकुशल संपन्न हो चुकी हैं। 244 थाने, 133 चौकियां, 78 जिलों में एंटी थेफ्ट पुलिस थाने, 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने, 74 जिलों में 79 महिला पुलिस चौकियां और परामर्श केंद्रों की स्थापना भी की गई है। हर रेंज में साइबर क्राइम थाने की स्थापना हुई है। हर रेंज में फॉरेंसिक लैब की स्थापना के साथ साथ लखनऊ में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी सत्र में हम वहां पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। और एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने अब तक 64,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि भूमाफियाओं से कब्जे से मुक्त कराई है। महोदय, इसका परिणाम क्या है? अगर 16 के सापेक्ष हम देखेंगे, ये एनसीआरबी के ही मैं आंकड़ों को बता रहा हूं। डकैती में 80.31%, लूट में 61.51%, हत्या में 32.45%, बलवा में 51.65%, अपहरण में 43.18% और बलात्कार में 21.75% की कमी आई है। ये 16 की तुलना में ये आज की स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रदेश के अंदर महोदय, जिन अन्य कार्यों को लेकर के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो नवाचार हुए हैं, परंपरागत उद्यम उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का कार्य हुआ। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में उत्तर प्रदेश देश के अंदर बहुत अच्छा स्थान रखता था। इसने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण यह दम तोड़ रहा था।
बंदी की कगार की ओर जा रहा था। तमाम अन्य मामले थे। 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। आज महोदय हर जिले का उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों की अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस योजना ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने निर्यात को दोगुने करने में सफलता प्राप्त की। यहां पे माननीय सदस्य भदोही से हैं, परसों अपनी बात को कह रहे थे और उस दिन वो कह रहे थे कि साहब वहां पर जो है कारपेट के बारे में उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि कारपेट वहां पे आज कई गुना ज्यादा, यानी वहां से कई ज्यादा वहां पर हम लोग आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का कारपेट अकेले भदोही से ही एक्सपोर्ट हो रहा है। ये सुविधा भी इसी सरकार के समय दी गई है। मुरादाबाद में जो ब्रॉस का कार्य है 14 से 15 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है। फिरोजाबाद से ग्लास एक्सपोर्ट हो रहा है। अन्य हर एक जनपद से कुछ न कुछ चीजें आज प्रारंभ हुई हैं। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का हब बने, यह आज देखने को मिल रहा है। आज लोग आकर्षित हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की इसी उपलब्धि को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी दिया। और मैं नेता विरोधी दल को बताना चाहता हूं, इसी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रही है। फुर्सत मिले कभी जाके थोड़ा देखिए। भारत डायनेमिक्स की यूनिट झांसी में लग रही है। कानपुर में भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में निवेश बहुत अच्छे ढंग से आ रहा है। अलीगढ़ में पूरा हो चुका है, नई जमीन उसमें ली जा रही है। चित्रकूट में पूरा एक कॉरिडोर और झांसी के लिए भी एक पूरा नया कॉरिडोर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से हम वहां के लिए दे रहे हैं। बजट में आपने देखा, ये सभी चीजें हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति क्या थी? अगर मैं सही आंकड़े इनको दे दूं, 2017 के पहले बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकतर विद्यालय बंदी के कगार पर थे। और मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी माननीय सदस्यों को कि आपने रुचि ली। ऑपरेशन कायाकल्प में एक एक विद्यालय को गोद लिया। उस विद्यालय के रिनोवेशन के लिए, उनकी फ्लोरिंग के लिए, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट, पेयजल के लिए, स्मार्ट क्लास के लिए, लाइब्रेरी के लिए सहयोग किया, सपोर्ट किया। आज आप देख सकते हैं 1,30,000 से अधिक विद्यालय आज दर्शनीय हो गए हैं बेसिक शिक्षा परिषद में। आज आप देख सकते हैं उनकी स्थिति दर्शनीय है। कुछ लोग कहते थे नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने संकट खड़ा कर दिया था पहचान का। आज उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी पारदर्शी तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं और बेसिक शिक्षा परिषद में 1,34,00,000 जो बच्चे थे, आज वह बढ़ करके 1,91,00,000 की संख्या पार कर चुकी है। और इस संख्या को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बैग, बुक्स, यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा के लिए 1,200 रुपये हर छात्र को डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावक के खाते में दे रहे हैं। पहले हमने देना भी शुरू किया, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में नहीं हो पाए तो हमने कहा लोकल ही लोग परचेज करें, अभिभावक स्वयं करें, एक पारदर्शिता भी रहेगी। सभी अभिभावकों के खाते में पैसे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आखिर ये पैसा पहले क्यों नहीं जाता था उन गरीबों के लिए? इसमें तो कोई भेदभाव नहीं है। इसमें तो हर एक तबके का यही है, सबका साथ सबका विकास। भेदभाव किसी के साथ नहीं। उत्तर प्रदेश का ना बच्चा है, उसको भी पढ़ने का पूरा अधिकार है। उसके अधिकार से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। सरकार ने जाति देख करके तो वहां पे योजना नहीं दी। तो सबका साथ सबका विकास सबको दिया जा रहा है और इन योजनाओं का लाभ आज वहां पर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब ईज ऑफ लिविंग में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर होता है, हर उत्तर प्रदेश वासी को
के बारे में लोगों की धारणा बन के उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश विकास के बारे में सोच रहा है, गरीब कल्याण के बारे में सोच रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर योजनाएं जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं, आज हर एक व्यक्ति उसके बारे में देख रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर हमने 14 से अपनी संख्या को घटा करके 2 पे नहीं लाए होते, हमारी रैंकिंग वहां तक नहीं आई होती, क्या स्थिति होती? क्या स्थिति होती? कोई निवेश के लिए नहीं आता। लेकिन प्रयास किए गए, प्रयास के परिणाम आज हम सबके सामने हैं। उच्च शिक्षा में नेता विरोधी दल कह रहे थे कि कुछ अच्छे विश्वविद्यालय भी होने चाहिए। अब हमारे विश्वविद्यालय ही, श्रीमान, हमारे विश्वविद्यालय ही वर्ल्ड क्लास के विश्वविद्यालय बनने जा रहे हैं। और नए विश्वविद्यालयों के, कुछ नए विश्वविद्यालयों की घोषणा इसमें हम लोगों ने की, इस बजट में की है, उसमें भी चर्चा होगी। और कुछ पुराने विश्वविद्यालयों में अगर आप देखेंगे तो लखनऊ विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय को नेक रैंकिंग में AA+ की श्रेणी प्राप्त हुई है। KGMU को और मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को ये श्रेणी प्राप्त हुई है। और भारत में पहली बार किसी कृषि विश्वविद्यालय को नैक रैंकिंग प्राप्त हुई है, वह कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को जाता है। 4 निजी विश्वविद्यालयों को, AMT, शारदा विश्वविद्यालय, गलगोटिया और GLA विश्वविद्यालय को भी A+ की श्रेणी प्राप्त हुई है। प्रथम बार 11 विश्वविद्यालयों द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की तैयारी के लिए भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ये उत्तर प्रदेश की प्रोग्रेस है। और महोदय, इस प्रोग्रेस से लोग, इस प्रोग्रेस में सहभागी नहीं बनना चाहते, इस प्रोग्रेस को प्रोत्साहित करने का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए उस पर टिप्पणी करते हैं, बार बार टिप्पणी करते हैं। और उत्तर प्रदेश को आज भी देश के अंदर उसके परसेप्शन को बिगाड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, किसी भी स्तर पर, चाहे किसी भी स्तर पर करते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं इस बात को, कहते काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना, कुछ नहीं तो हम तो हैं। उससे भी परेशान है। परेशानी तो हर व्यक्ति की समझी जा सकती है। महोदय, हेल्थ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज आज उत्तर प्रदेश उधर जा चुका। कोई सोचता था? 1947 से लेकर के 2016 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे यूपी के अंदर। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 जनपदों को छोड़ दें तो सभी जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। और 16 में भी हम लोग युद्ध स्तर पर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ में गवर्नमेंट देगी, कुछ में PPP मोड पर हम बनाएंगे। अच्छी हेल्थ सुविधा मिलनी चाहिए, क्वालिटी हेल्थ सुविधा मिलनी चाहिए। गोरखपुर और रायबरेली एम्स आज क्रियाशील हो चुके हैं। हमारे जितने पुराने 6 मेडिकल कॉलेज बने थे, पुराने हो चुके थे। सरकारों ने पैसे देने का कई प्रयास नहीं किया। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक उन सभी में दिया और वे सब क्रियाशील हो चुके हैं। चाहे गोरखपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे कानपुर हो, झांसी है, आगरा है, इन सभी में उन्हें भी क्रियाशील या तो किया जा चुका है या कोरोना कालखंड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वहां पे अच्छे परिणाम आए। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिले स्तर पर जो हमारे जिला चिकित्सालय थे, उनकी स्ट्रेंथनिंग का कार्य हो रहा है।
2017 में जब हम लोग आए थे, 2020 में जब कोरोना आया था, उस समय तक 36 जिले ऐसे थे जहां पे आईसीयू की सुविधा या वेंटिलेटर एक भी नहीं था। आज हम कह सकते हैं हर जिले में आईसीयू की सुविधा है, मैन पावर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। धीरे धीरे करके इसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। जहां पर अभी भी मैन पावर का अभाव दिखता है, वहां पे टेली कंसल्टेशन की सुविधा के साथ, मेडिकल टेली कंसल्टेशन के साथ हम जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम भी सामने आए हैं। मिशन इंद्रधनुष में जो 7 प्रकार की विभिन्न प्रकार की बीमारी है, उनसे संबंधित जो टीकाकरण के कार्यक्रम होने हैं, अगर इसमें देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में यहां पर 4 अभियान 3 चरणों में चले। 7 मार्च, 4 अप्रैल, 2 मई आदि के अलग अलग अभियानों में चले हैं, जिसमें 36,82,000 बच्चों को और 10,31,000 गर्भवती माताओं को टीकाकरण से आच्छादित किया गया। इस अभियान में 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को बीसीजी, ओपीपी, रोटावायरस, आईबीपी, मीजल्स एंड रूबेला, जापानी इंसेफ्लाइटिस आदि के डोज और गर्भवती महिलाओं को टेटनस और डिप्थीरिया का टीका लगा करके भी उन्हें प्रतिरक्षित करने का कार्य किया गया। रिजल्ट क्या है? अगर 16 की दृष्टि अगर हम देखेंगे, जो रिपोर्ट हमारे सामने आती है, ये रिपोर्ट है, ये हमारी अपनी रिपोर्ट नहीं है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। और 2016 से 2019-20 के बीच में अगर आप देखेंगे तो मातृ मृत्यु दर 197 से घट करके अब 167 पे आई है। ये एक उपलब्धि है, यानी इतनी माताएं पहले उस दौरान मृत्यु के शिकार होती थी। शिशु मृत्यु दर, जो नवजात शिशु थे, 30 से घट करके इसे 28 पे लाने में सफलता प्राप्त की है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी जन्म से 1 वर्ष की अवधि के बीच जो मृत्यु होती है, ये 43 से घट करके 2020 में 38 हुआ है। और इसके अलावा संस्थागत प्रसव, ये 67% से बढ़कर के आज लगभग 84% से ऊपर जा चुका है। फुल इम्यूनाइजेशन 51% से बढ़कर के 70% जा रहा है। और सकल प्रजनन दर 2.7 से घट करके यह 2.4 तक आया है। यह उत्तर प्रदेश के बारे में हर व्यक्ति इसके बारे में देखता है। उत्तर प्रदेश की एक सकारात्मक दृष्टि जो उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों के मन में आई है, इस आधार पर आ रही है। लेकिन इन लोगों को इन सबसे फुर्सत नहीं थी। आखिर सत्ता में रहने का अवसर तो इन लोगों को मिला था। इन लोगों ने कभी इसकी चर्चा नहीं की होगी, कभी इसकी समीक्षा नहीं की होगी, कभी इसके बारे में इन्होंने गंभीरता से उसको लिया ही नहीं होगा। इंसेफ्लाइटिस के बारे में, यानी गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के 38 जनपद इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित थे। और ये बीमारी 40 वर्ष से अधिक समय तक वहां के बच्चों को निगल रही थी। 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मासूम बच्चे इसकी बीमारी की चपेट में आए थे, मौत यानी कालकलवित हुए। महोदय, इसमें 90% जो बच्चे थे वे अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति से जुड़े हुए बच्चे थे। अगर वे जीवित रहते तो प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देते। कौन लोग दोषी हैं जिनके कारण वे बच्चे असमय कालकलवित हुए? 40 वर्ष में 50,000 बच्चों को खोया है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और आज महोदय मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने 96% मौत को कंट्रोल कर लिया है। 96% मौत को कंट्रोल किया है। आज कोई वहां पे इंसेफ्लाइटिस की बात नहीं करता।
लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, आज वहां पर कार्य हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज G20 से संबंधित, उसके लिए भी हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि 11 से 12 मीटिंग उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रही है, जिनमें से 2 संपन्न हो चुकी है, आगरा और लखनऊ। मैं धन्यवाद दूंगा आगरा और लखनऊ वासियों को, जहां पर हर एक व्यक्ति ने, हर एक वासी ने उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले किसी भी इवेंट के साथ जुड़ना। ये G20 दुनिया के 20वें बड़े देश हैं, जिनमें दुनिया की 65% आबादी निवास करती है। 75% ट्रेड पर जिनका अधिकार है, 85% GDP पर जिन देशों का अधिकार है, और दुनिया के 90% पेटेंट और इनोवेशन पर जिनका अधिकार है, उन 20 बड़े देशों का समूह है G20। अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। यह प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव की बात है, और उससे संबंधित बैठक उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रही है। अच्छा होता हमारे विपक्ष के साथी भी विदेशों से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए सामने आते, कितना अच्छा संदेश होता। हमारी राजनीति आमने सामने होती नहीं, हम तो आमंत्रित किए थे, हम आमंत्रित करते हैं, आमंत्रण भेजते हैं। नहीं, मैं तो विदेश में भेजना चाहता हूं, सबको भेजा करें। हम देखेंगे, जरूर देखेंगे। अच्छा है, आपने बता दिया है, अगली बैठकें होंगी, हम उसमें बुलाएंगे। अब चाचा नहीं, चाचा के पूरे समूह को बुला देंगे। हैं? लेकिन देखिए, चाचा को रहना अकेले ही है, अंततः रहना। अरे मैं बोल रहा हूं ना, आप इधर उधर मत झांका करिए। आप पांच झांक करके ना वहीं पे धोखा खा जाते हैं। आपको सीधे चलना चाहिए, जैसे आप पहले चलते थे, जिसके लिए आप जाने जाते थे, उसी तर्ज पर आपको चलना चाहिए एकदम। और आप नहीं, मैं उस पर भी आऊंगा, चलिए उसको भी बता देता हूं। महोदय, आगरा में और लखनऊ में अतिथि देवो भव का जिस अद्भुत मिसाल को प्रस्तुत किया गया, अद्भुत था। हर डेलीगेट प्रसन्न था, अभिभूत था, एक संदेश लेके गया भारत की और उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य को लेकर के। उत्तर प्रदेश और देश में कैसे कोरोना जैसी महामारी के बावजूद अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है, कैसे भारत आगे बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, उसके बारे में जो धारणाएं थी, वो लोग हर व्यक्ति अभिभूत था। हमारे पास अवसर होते हैं। लखनऊ में जो समिट हुआ था, 20 G20 के देश थे, 9 मित्र देशों के भी प्रतिनिधि आए थे, और 7 अन्य संगठनों के भी, अन्य देशों के संगठन के भी प्रतिनिधि आए थे। हर व्यक्ति अभिभूत था, प्रसन्न था। अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने विजिट भी किया, देखा, अपनी आंखों से देखा, विकास की यात्रा को देखा। बाहर का व्यक्ति कह रहा अच्छा हो रहा है, हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है। उनको बोलने में भी संकोच आता है, और निवेश कुंभ के लिए ही आ गए होते हैं। निवेश कुंभ में तो हमारे 10 पार्टनर कंट्री भी थे, नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, UAE, UK, मॉरिशस, ये सभी थे। 40 देशों ने सहभागिता की। निवेश कुंभ, निवेश तो प्रदेश के लिए हो रहा है ना, केवल बीजेपी के लिए, केवल अपना दल के लिए, केवल निषाद पार्टी के लिए थोड़ा हो रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश के लिए निवेश हो रहा है। कितना अच्छा होता विपक्ष के साथी भी आते, अरे साहब ये उत्तर प्रदेश के लिए हो रहा है, हम भी सहभागी बनेंगे। लेकिन विकास का एजेंडा हो तब ना,
विकास का एजेंडा नहीं। और इसमें जो कार्यक्रम हुए, हर व्यक्ति एकजुट था। आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, महामहिम राष्ट्रपति जी के, 17 केंद्रीय मंत्रियों ने, 5 राजदूतों ने, 4 देशों के मंत्रियों ने और 25,000 से अधिक डेलीगेट्स इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाए और तब जाकर के लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। उसके लिए उसके लिए कार्य किए गए। उत्तर प्रदेश ने कुछ दिया, सुरक्षा का माहौल दिया। उत्तर प्रदेश ने एक मैसेज दिया परसेप्शन का, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, दुनिया को बताया। वे लोग आकर के देखे और जब उन्हें लगा कि नहीं, परिवर्तन देखने को मिला है, आज जब दिख रहा है, जमीनी धरातल पर सब चीजें दिखाई दे रही हैं। जिन लोगों ने पहले निवेश किया और निवेश करने के बाद फिर उन्होंने इसके मैसेज को लेकर के आगे बढ़ाया कि यूपी के बारे में अब हम लोगों की धारणा बदल चुकी है, हम आएंगे, और उस कार्यक्रम के साथ जुड़े होते कितना अच्छा होता। आज यूपी एक्सप्रेस हाईवे के रूप में जाना जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को जोड़ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ रहा है। वाराणसी से हल्दिया के बीच वाटरवे, ये देश का पहला नंबर 1 वाटरवे है जो हमें पूर्वी बंदरगाह के साथ जोड़ता है। रेल नेटवर्क प्रदेश के अंदर सबसे बेहतरीन 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क यूपी के अंदर है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है और उत्तर प्रदेश का इसका जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के पास है, जो लॉजिस्टिक हब और लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हब के रूप में जिन्हें वहां पर हम विकसित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम भी करना चाहते थे। ये वही बात हो गई है कि परीक्षा देने के लिए गए और भूल गए, उसके बाद जो है पढ़ाई नहीं था, भूल क्या गए, और उसके बाद जब पास में बड़े साहब मुझे भी याद था लेकिन मैं भूल ही गया था। तो ये आदत कुछ लोगों की है, तो लोग वही कर दिखाना चाहने का प्रयास करते हैं। अरे साहब हम भी करना चाहते थे लेकिन हम कर नहीं पाए। किसने रोका था? हम तो 5 साल के शासन सफलतापूर्वक चलाने के बाद बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके सरकार चली हो और फिर थम्बी मेजोरिटी के साथ फिर से जनता जनार्दन का आशीर्वाद पाकर के वापस आ रही हो, यह एक उदाहरण। और निवेश अपने आप में इतना भारी निवेश, ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष इसको समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। महोदय, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, आज हम मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ हमारी जो सीमा जुड़ी है 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहे हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, ये जो भी हमारी कनेक्टिविटी है 4 लेन की कनेक्टिविटी हो रही है। दिल्ली से मेरठ की दूरी 3 से 4 घंटे लगते थे, आज 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे बन गया। मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को पूरा कर सकते हैं। एयर कनेक्टिविटी, हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ तो पहले जोड़ा ही जा रहा है। बेहतरीन सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है, ब्रिजेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी, आज देश के अंदर यूपी की एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। आजमगढ़ में नेता विरोधी दल वहां से माननीय सांसद के रूप में रहे हैं, कुछ दे नहीं पाए।
हम तो आजमगढ़ के बीच से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी निकाल दिए, वहां पे महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण भी कर दिए हैं और एयरपोर्ट की सौगात भी आजमगढ़ वासियों को दे रहे हैं। पहले से थे तो चलाया क्यों नहीं तो जान ही रहे। अब आप देखिए, ट्रक को अगर जहाज बना रहे हैं तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि आप समाजवादियों का कोई भरोसा नहीं है कि अब आप भैंस को गाय बना लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप बड़े अजीब से वो है ना, इसलिए महोदय हम तो वो भी काम कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी, चित्रकूट एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहा है, सोनभद्र एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहा है, ललितपुर के लिए एयर कनेक्टिविटी की तैयारी की जा रही है, अलीगढ़ को, मुरादाबाद को, सहारनपुर को, हमने तो मेरठ के लिए भी एनओसी मांगी है। ये सभी एयरपोर्ट जब एक बात चलेंगे, उत्तर प्रदेश के पास आने वाले समय में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर। आप देखना 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 21 एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट को मिलाकर के कुल 21 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। 17 के पहले क्या था? 17 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। और आज प्रदेश के अंदर 80 गंतव्यों के साथ सभी 9 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील हैं। 9 एयरपोर्ट, गोरखपुर भी है, आंशिक एक फ्लाइट कभी कभी आ जाती थी, पूरी तरह नहीं था। लेकिन आज ही सब हुआ, आज चल रहा है, हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है, आवागमन सरल हुआ है, सहज हुआ है, लोगों को आसानी से इसकी सुविधा का लाभ मिल रहा है। हम लोग उन चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ आज जब निवेशकों को प्राप्त हुआ है, हर निवेशक आज इस चीज को स्वीकार करता है कि हां, उत्तर प्रदेश अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, लैंड बैंक दे रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश ने सिंगल विंडो का निवेश मित्र पोर्टल हो, चाहे एमओयू के लिए निवेश सारथी के रूप में अपना पोर्टल दिया हो, चाहे ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम को आगे बढ़ाने का कार्य किया हो, ये सभी कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। हर व्यक्ति आज आकर के उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है। उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो हर उत्तर प्रदेश के लिए यह गौरव की बात होनी चाहिए और हम उस दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है। ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान जो हमारे हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, कोई पूछता नहीं था उन बेचारों को। आज तो सरकार ने उनको प्रशिक्षण भी देना शुरू किया, मानदेय भी देना शुरू किया। प्रशिक्षण और मानदेय के साथ साथ उन्हें आज जिस योजना के साथ जोड़ा है, टूल किट, बैंकों के साथ जोड़ना, बैंक के ऋण में सब्सिडी देना, ये सभी कार्य चल रहे हैं। और बड़े पैमाने पर यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में 83,473 से अधिक हस्तशिल्पियों को न केवल प्रशिक्षण दिया है, बल्कि उन्हें उससे संबंधित टूल किट भी उपलब्ध करवाए हैं। और 1,73,000 से अधिक लाभार्थियों को अब तक हम लोगों ने प्रशिक्षण के साथ साथ टूल किट उपलब्ध कराने और बैंकों के साथ जोड़ने का कार्य भी प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी 1,37,000 से अधिक लोगों को रोजगार के साथ उसके माध्यम से जोड़ने का कार्य हुआ है। और प्रदेश के अंदर कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 4,88,000 से अधिक यूथ को प्रदेश के अंदर रोजगार के साथ जोड़ने के कार्य
उसमें सेवायोजित करने का कार्य भी किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत भी प्रदेश के अंदर 17,559 इकाइयों में 1,96,000 से अधिक लोगों को वहां पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हर प्रवासी कामगार और श्रमिक को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, जिससे किसी भी कामगार या श्रमिक जो भी है, प्रदेश में हो प्रदेश के बाहर हो, उसको हम पूरी सुविधा पूरी उसके साथ सुरक्षा की गारंटी दे सकें। प्रदेश के अंदर विद्युत व्यवस्था में सुधार हुआ और भी सुधार करने की दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। हर स्तर पर करेंगे इस कार्यक्रम को। अब ऐसा नहीं होता, भेदभाव नहीं होता है, पिक एंड चूज नहीं होता है कि इन 4 जनपदों में देंगे, बाकी और 71 जनपद अंधेरे में रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। आज तो प्रदेश के अंदर हर एक को इन सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। हम लोगों ने शिक्षा में 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न अब तक किया है और ये प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। प्रदेश के अंदर भरण पोषण भत्ता, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के लिए अगर हम देखेंगे, दिव्यांगजन भरण पोषण अनुदान में 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को आज 1,000 रुपए मासिक पेंशन की व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हैं। महोदय, पहले पेंशन केवल 300 रुपए मिलती थी, फिर इसको हमारी सरकार ने 500 किया और आज हम इसको 1,000 रुपए यानी 12,000 रुपया सालाना हर एक दिव्यांगजन को उपलब्ध करवा रहे हैं। कुष्ठावस्था पेंशन 3,000 रुपए मासिक उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर निराश्रित महिला पेंशन, इसमें 2016-17 में 16 तक महोदय ये संख्या मात्र 17,31,000 थी। आज निराश्रित महिला पेंशन में 15,31,000 नए लाभार्थी जोड़े गए, यानी अब 32,62,000 निराश्रित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा सरकार उपलब्ध करवा रही है। हाँ, लोकतंत्र सेनानी का भी पेंशन हमने बढ़ाया है, अच्छे बढ़ाया है। अरे आप देखिए, 15,000 से 20,000 रुपए किया गया है। देखिए, आप लोग तो इतना पैसा कमाए होंगे कि आप लोग अपना अकाउंट ही चेक नहीं करते होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, इतना पैसा कमा चुके हैं, अरे रविदास जी, कभी अकाउंट चेक नहीं करते होंगे। कभी एक बार देखिए ना, 5,000 रुपए हमारी सरकार ने बढ़ाया। रविदास जी, सरकार ने बढ़ाया। रविदास जी बैठे। रविदास जी को तनख्वाह मिल रही है, लोकतंत्र की रक्षा तो यही पक्ष कर भी पाएगा। लेकिन भूले भटके आप जैसे कुछ लोग जो अभी भी समाजवाद की कुछ विरासत लेकर के थोड़ा बहुत लेकर के चल रहे हैं, उनको छोड़ दें तो बाकी लोग तो समाजवाद के नाम पे परिवारवाद पे उतर आए हैं। महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रदेश में कृषि विकास दर बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि होगी और उत्तर प्रदेश जो अनंत संभावनाओं को, जो असीम संभावना वाला राज्य है, उसमें मैं बार बार कहता हूं कि बेहतर कनेक्टिविटी यूपी के अंदर, एमएसएमई का बेस, यूथ पावर, सबसे युवा और स्किल मैन पावर हमारे पास है। और प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर और जल संसाधन की जो संभावना है, इन सब को अगर देखेंगे, थोड़ा प्रयास सब लोग मिलकर के करेंगे, यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में कोई देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगने वाली। अभी हम बजट पे चर्चा करेंगे, इस पे बजट पे आएंगे, उधर से भी हम भी बोलेंगे इस पे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, महोदय
दिसंबर 18 में प्रारंभ हुई थी। अब तक उत्तर प्रदेश के 2,60,00,000 किसानों के खाते में, अन्नदाता किसानों के खाते में 51,640 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से गई है। डीबीटी के माध्यम से यह वर्ष इंटरनेशनल मिलेट ईयर है और मिलेट ईयर के नाम पर जो मोटा अनाज है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कोदो है, जौ है, ये सभी को प्रोत्साहित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है श्री अन्न के रूप में। श्री अन्न के रूप में इसे प्रोत्साहित करने के लिए, और संभवतः कल पूरे सदन को आपके द्वारा भी दोपहर भोज में बुलाया गया है। मुझे लगता है कि जो मैंने सुना है कि आप मिलेट का ही उसमें जो है मेनू देने जा रहे हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने इस पूरे वर्ष को इसके रूप में मनाने के लिए और इसके लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था भी एक कार्यक्रम के रूप में कृषि विभाग लेने जा रहा है। महोदय, प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे सामने, और केवल प्रदेश नहीं देश के सामने भी है। वह है कैंसर, लीवर फेल होने के, किडनी फेल्योर के जो मामले सामने आ रहे हैं। इसका एक कारण है फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड। विष मुक्त खेती की तरफ हम कैसे जा सके। विष मुक्त खेती यानी इससे अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है। देखिए, हम सब जान रहे हैं कि देश का एक राज्य जिसने केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में देश के अंदर हरित क्रांति में बड़ा योगदान दिया था, उस राज्य में एक ट्रेन ही कैंसर ट्रेन के रूप में चलती है। और ये स्थिति धीरे धीरे करके अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर एक कैंसर संस्थान टाटा ट्रस्ट के सहयोग से बना। मेरी एक दिन उनके साथ बातचीत हो रही थी। विगत 4 वर्ष के दौरान 21,000 से अधिक कैंसर के रोगी वहां पर आए और उन रोगियों का उपचार की कार्रवाई वहां पर संपन्न हुई। एक चैलेंज है हम सबके सामने, और वर्तमान और भावी पीढ़ी को अगर बचाना है तो इसके लिए गौ आधारित खेती एकमात्र आधार है। गौ आधारित खेती, गाय भी बचेगी, आस्था का भी सम्मान होगा और विष मुक्त खेती के माध्यम से हम अन्नदाता किसान को ज्यादा दाम भी दे पाएंगे। सरकार उसके लिए कदम बढ़ा चुकी है। हमारी सरकार ने तय किया है कि गंगा के किनारे तटवर्ती 27 जनपदों में, बुंदेलखंड में हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे और उसके लिए वहां पे हम लोग किसान, अन्नदाता किसानों को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, सब्सिडी भी देंगे। इसके लिए क्लस्टर बनाए गए हैं गौ आधारित खेती के लिए, जिसमें 1,714 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं और इसके लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। गोवंश को बचाने के लिए नेता विरोधी दल बोल रहे थे कि उन्हें सांड से परहेज था। अब परहेज ही था, लेकिन कह रहे थे कि महोदय इस सांड, लेकिन मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, आप बैठिए। लेकिन ये गोवंश हमारी सरकार ने तो कार्यक्रम बनाए हैं। 3 प्रकार की योजनाएं हमारी चल रही हैं। एक,
शासन के द्वारा संचालित निराश्रित गो आश्रय स्थल, 10 लाख से अधिक गोवंश वहां पे उनकी देखभाल की जा रही है। दूसरा, कोई भी अन्नदाता किसान जो अपने घर में रख करके 4 गोवंश की देखभाल करेगा, 4 गोवंश तक अनुमन्य है, उन्हें हम 900 रुपये प्रति गोवंश हर महीने देंगे। लगभग 1.5 लाख के आसपास किसान इसके साथ जुड़े हैं और 900 रुपये हर महीने दे रहे हैं। तीसरा, कुपोषित परिवार, निराश्रित गो आश्रय स्थल से ब्याही हुई एक गाय उस कुपोषित परिवार को दी जा रही है, जिस परिवार में मां या बच्चा कोई कुपोषित है या दोनों कुपोषित हैं, गाय और 900 रुपये हर महीने उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। हमारी सरकार ने किया, लेकिन क्या 17 के पहले ये समस्या नहीं थी क्या? 17 के चुनाव में तो अन्ना प्रथा पे बड़ा हल्ला हुआ था बुंदेलखंड में। तब आप क्या कर रहे थे? एक। दूसरा है कि आज क्या ये सच नहीं है कि दूध आप निकालते हैं और सड़कों पे उनको छोड़ देते हैं बेचारों को? ये भी सच है। बहुत सारी जगह देखने को मिलती हैं, लेकिन हम देखभाल करेंगे। आपका जो नारा था, जो प्लॉट खाली है वो प्लॉट हमारा है, ऐसा कुछ नारा लगता था। हमारा है कि जो गाय सड़क पे दिखेगी उसकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी है, हम करेंगे। क्योंकि वो हमारे लिए, हमने अगर उसको मां का संबोधन दिया तो सम्मान भी देंगे। और इसके लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। नस्ल सुधार की दिशा में भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, उसके संवर्धन की दिशा में कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश में डेयरी सेक्टर की स्ट्रेंथनिंग के लिए कार्रवाई भी हो रही है और इस दिशा में अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। बजट में हम लोगों ने अन्नदाता किसानों के लिए जो व्यवस्था बनाई है कि पिछली बार हम लोगों ने उनके जो विद्युत कनेक्शन के दाम थे उसको हाफ किया था और अगले धीरे धीरे करके अगले 4-5 वर्षों के अंदर उसको हम 0 पर पहुंचाने की कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिससे हर एक अन्नदाता किसान को फ्री में बिजली में पानी मिल सके। इस दिशा में सरकार कर रही है। कह रहे थे कि जो 20,000 का कृषि फंड बनना था, सिंचाई फंड बनना था, उसका क्या हुआ? ये जो बाण सागर की परियोजना पूरी हुई है, अर्जुन सहायक की परियोजना पूरी हुई है और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पूरी हुई और ऐसी लगभग 20 से अधिक छोटी बड़ी परियोजनाएं पूरी हुई हैं। उसी से वही पैसे का उपयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से 22 लाख हेक्टेयर भूमि को प्रदेश के अंदर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कर रही है। ये प्रदेश के अंदर हुआ है। और महोदय, हम लोगों ने अभी 22-23 में शहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, 23-24 में 3 परियोजनाओं को, मध्य गंगा, कसनौदा बांध और लखेरी बांध को पूर्ण करने का भी लक्ष्य रखा है। उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। अन्नदाता किसानों के बारे में आप कह रहे थे क्या आय दुगनी हुई है, और मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर नोट कर सकेंगे तो अच्छा होगा। महोदय, 12 से 17 के बीच बिचौलियों के माध्यम से प्रदेश में 94 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। एक किसान के खाते में नहीं हुआ, जिससे खरीदा गया उसके माध्यम से। लेकिन 17-18 से लेकर के 21-22 के बीच हम लोगों ने अन्नदाता किसानों से 219.12 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की और 40,159 करोड़ रुपए का भुगतान किया। अब मुझे बताइए, 12,800 करोड़ से बढ़कर के 40,159 करोड़ रुपए जा रहा है। यह पैसा सीधे किसान के खाते में गया, बीच में कोई मीडिएटर नहीं था। यही नहीं, 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय
मीडिएटर के माध्यम से 123 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई और 17,190 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। स्वाभाविक रूप से किसान से सीधे नहीं खरीद रहे तो पैसा भी उसके पास नहीं जाएगा, लेकिन भुगतान हुआ। और इसके सापेक्ष 17-18 से लेकर के 21-22 की अवधि में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 280.09 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया और 50,420 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से हर अन्नदाता किसान के खाते में किया। क्या 17,190 करोड़ और 50,420 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है क्या? और इस वर्ष भी 22-23 में 64.464 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया है, जिसके माध्यम से अब तक 13,192 करोड़ रुपए का भुगतान अन्नदाता किसान के खाते में किया गया है। इसमें कोई मीडिएटर नहीं है। और चीनी यानी प्रदेश के अंदर गन्ना उत्पादक किसानों के साथ क्या व्यवहार होता था, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग अपने खेतों में आग लगाते थे किसान। आज प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई, रमाला चीनी मिल, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की चीनी मिल, हमने उसका पुनरुद्धार किया। मुंडेरवा और पिपराइच चीनी मिल, ये नई चीनी मिलें लगाई गई। मुंडेरा के नाम पे राजनीति आप करते थे, चीनी मिल हमारी सरकार ने वहां लगाया, डबल इंजन सरकार ने वहां लगाया। पिपराइच में चीनी मिल हमारी सरकार ने लगाया। मोहद्दीनपुर चीनी मिल हो या अन्य तमाम चीनी मिलों के पुनरुद्धार का कार्य किया गया। और अब तक महोदय 1,98,434.98 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान भी हमारी सरकार करवा चुकी है, जो अन्नदाता किसान के खाते में गया है। और अगर मैं तुलना करूं 5 साल की तुलना में, तो यह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय के कुल गन्ना भुगतान से 1,02,000 करोड़ रुपया अधिक है। अब बकाया की बात कर रहे थे, अभी प्रदेश के अंदर 5,800 करोड़ रुपया बकाया है। 100 से अधिक चीनी मिलें आज के दिन पर 117 चीनी मिल वर्तमान में चल रही हैं। 100 से अधिक चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। क्या ये कभी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ। यहां पे अन्नदाता किसान के लिए जो भी करना होगा, आपके समय तो चीनी मिलें बंद होती थी। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, कोरोना कालखंड में भी चीनी मिल चलाई थी। जब तक अन्नदाता किसान के खेत में गन्ना होगा तब तक चीनी मिलें प्रदेश के अंदर चलेंगी। महोदय, बुंदेलखंड में पानी पहले शुद्ध पीने, खेतों के लिए तो पानी नहीं मिलता, पीने के लिए भी जल नहीं उपलब्ध हो पाता था। फरवरी से शुरू हो जाता था टैंकर भेजना, और जब राज्य सरकार ध्यान नहीं देती थी, 15-16 में देखा होगा, भारत सरकार ने ट्रेन भेजी, उसके माध्यम से बड़े बड़े टैंकर उपलब्ध करवाए, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार ने पानी देने से इनकार कर दिया था। तरसा रहे थे वहां के लोगों को, एक बूंद जल के लिए तरसा रहे थे। और आज हमारा बुंदेलखंड हर घर नल योजना से आच्छादित हो रहा है। प्रदेश भर में अब तक 82 से 85 लाख परिवारों को हर घर नल का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। और इस बार के बजट में भी काफी भारी भरकम राशि उपलब्ध कराई गई है, उसकी चर्चा उसी में करेंगे। हमने तो भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। गरीबों के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे थे? आयुष्मान भारत किसके लिए है? इन्हीं गरीबों के लिए है, जिन गरीबों को आप स्वास्थ्य सुविधा से वंचित करते थे। प्रदेश की 25 करोड़ जनता में से हर गरीब को आच्छादित करने के लिए, और जो आयुष्मान भारत में नहीं आ पाया, उसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर करने का काम किया जा रहा है।
महोदय, प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन नगरीय क्षेत्रों के लिए 10 देश के अंदर 10 स्मार्ट सिटी बन रहे थे, उनमें से 10 उत्तर प्रदेश के अंदर थे। शेष 7 को राज्य सरकार अपने स्तर पर आगे बढ़ा रही है। अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अमृत योजना के अंदर स्मार्ट सिटी का विकास को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। कहीं ड्रेनेज के लिए, कहीं सीवर के लिए, कहीं अन्य कार्यक्रमों के लिए। और इस बार तो ग्रामीण क्षेत्र में 100 ब्लॉक जो अभी तक पिछड़े हुए थे, उन्हें एस्पिरेशनल विकास खंड के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई को जहां सरकार ने अपने हाथ में लिया है, ऐसे 100 नगर निकायों को भी एस्पिरेशनल विकास खंड के रूप में बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करके आज प्रदेश के नगरीय विकास की एक नई तस्वीर को आगे बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर पिछले अलग अलग कार्यक्रमों के तहत कृषि के क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र, वर्मा जी आपकी रुचि कृषि में पता नहीं है कि नहीं है, जान रहे हैं। अरे आप नए समाजवादी आप भी हो गए हैं, लेकिन जोता होगा ना अपने लिए, प्रदेश के लिए नहीं। एक जनप्रतिनिधि अपने लिए बने, प्रदेश के लिए थोड़ा बनिए, प्रदेश के लिए बोलिए और प्रदेश के बारे में सोचिए। और महोदय, केंद्र सरकार 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश को देना चाहती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने लेने से इनकार कर दिया था। आज हमारी सरकार उन्हें लगा रही है। ये हर कृषि विज्ञान केंद्र के पास एक कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं। नेता विरोधी दल को नहीं पता होगा कृषि विज्ञान केंद्र क्या होते हैं, हम उनको बता देते हैं। हर कृषि विज्ञान केंद्र के पास भारत सरकार के खर्चे से 6 से 8 तक कृषि वैज्ञानिक होते हैं, अलग अलग फील्ड के, एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के, बागवानी के, आपके वेटनरी साइंस से जुड़े हुए, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ होते हैं। और पूरा जो भी खर्चा होता है भारत सरकार उठाती है। राज्य सरकार को केवल लैंड देनी थी, लेकिन लैंड नहीं दी। हमारी सरकार आई, हमने लिया, और आज वे सभी, आज प्रदेश के अंदर 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और वे सभी प्रदेश के अंदर किसानों को अच्छी तकनीक के साथ जोड़ने में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में तमाम अन्य तकनीकी विषयों से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और महोदय, इसके साथ ही हम लोगों ने तय किया है अभी एक फैमिली आईडी कार्ड जारी करने के लिए। इस बार के बजट में पैसे की व्यवस्था की जा रही है। फैमिली आईडी कार्ड, हर परिवार के पास अपना एक कार्ड होगा, पता होगा इसमें कौन सी योजनाएं इन्हें मिल गई हैं, किन योजनाओं को इन्हें अब तक नहीं उपलब्ध कराया गया। और जो भी गरीब, जो भी वंचित, जो भी पिछड़ा, कोई भी गरीब व्यक्ति हो जो जिन योजनाओं से वंचित होगा, 100% सिचुएशन की तरफ उसे बढ़ाना है। फैमिली आई कार्ड उत्तर प्रदेश में बहुत शीघ्र सरकार लेके आने वाली है। हमने 3 नए विश्वविद्यालय और दिए हैं, 4 विश्वविद्यालय दिए हैं। एक मां पाटेश्वरी के नाम पर, एक मां विंध्यवासिनी के नाम पर, एक मुरादाबाद के अंदर, और एक महात्मा बुद्ध के नाम पर भी कृषि विश्वविद्यालय, और एक फार्मा के लिए भी विश्वविद्यालय स्तर का इंस्टीट्यूट बनाने के लिए भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। 5 नए संस्थान हम प्रदेश के अंदर लेके आने वाले हैं। आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी, लखनऊ के बगल में ही सीतापुर है। महोदय, भारत का पूरा वैदिक ज्ञान इसी सीतापुर में, नैमिषारण्य में लिपिबद्ध हुआ था। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। दिया तले अंधेरा, हम भूल गए। आज वहां पर हमारी सरकार
वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना करने जा रही है। बजट का प्रावधान भी उसमें किया गया है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिए दायरा बढ़ाया गया है और उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी थे उनको भी 2 सिलेंडर होली और दीपावली के अवसर पर उपलब्ध करवाने के लिए 1,74,00,000 लाभार्थी हैं। उसके लिए बजट का प्रावधान हम लोगों ने कर दिया है। हाँ, बजट में बोलेंगे ना खन्ना जी, थोड़ा आप उस समय बोला करिए ना, थोड़ा आपको बैटिंग को समय करनी चाहिए थोड़ा कायदे से, और वह कार्य करे जा रहा है। और महोदय, दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन 2025 में ये प्रयागराज की धरती में होगा। प्रयागराज की धरती पे हम लोग इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ करेंगे और मैं तो फिर चाहूंगा कि शुभ कार्य में सब लोग मिलकर के कार्य करें। देखिए, जनता जान रही है, जनता से कुछ नहीं छुपा हुआ है, कौन क्या कर रहा है, और इसलिए हम लोग प्रदेश के विकास के बारे में 25 करोड़ जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। सरकार की भी, इस सदन में बैठे हुए प्रत्येक माननीय सदस्य की भी 25 करोड़ जनता के हितों के बारे में, उनके कल्याण के बारे में, उनके रोजगार के बारे में, उसके उत्थान के बारे में, उसकी ईज ऑफ लिविंग के बारे में, उसके बेहतर भविष्य के बारे में। हम कोई भी अपनी जिम्मेदारी से उससे बाहर नहीं हो सकते। और इसलिए मुझे केवल यही अपील करनी है कि हम लोग इस दिशा में मिलकर के कार्य करेंगे तो अच्छा होगा। महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण के माध्यम से इन्हीं बिंदुओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया, उपलब्धियों के लिए भी और भावी योजनाओं के बारे में भी। मैं आभारी हूं आदरणीय राज्यपाल महोदय का कि उन्होंने कृपापूर्वक आकर के यहां पर इस सदन को, समवेत सदन को संबोधित किया, अपना मार्गदर्शन किया और शासन को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हुए उत्तर प्रदेश को अच्छी दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपनी इच्छा भी दी। और मैं इसके लिए अपने उन सभी माननीय सदस्यों का, महोदय 144 माननीय सदस्यों ने इस पूरी डिबेट में भाग लिया है। नेता विरोधी दल, हमारे सभी माननीय दलीय नेताओं ने, बीजेपी से जुड़े हुए 79 माननीय सदस्यों ने, अपना दल के 4 माननीय सदस्यों ने, निषाद राज पार्टी से 5 माननीय सदस्यों ने, समाजवादी पार्टी के 43 माननीय सदस्यों ने, राष्ट्रीय लोक दल के 6 माननीय सदस्यों ने, सुहेलदेव राजभर पार्टी के 4 माननीय सदस्यों ने, कांग्रेस के एक सदस्य ने, जनसत्ता दल से 1 माननीय सदस्य ने, बीएसपी से 1 माननीय सदस्य ने, कुल मिलाकर के 144 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया। मैं इन सब के प्रति भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। महामहिम राज्यपाल को आभार व्यक्त करता हूं और मैं तो सबसे अपील करूंगा कि हमें प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। अटल जी की एक कविता मुझे याद आती है कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर के चलना होगा, कदम मिलाकर के चलना होगा। सरदेव अटल जी की इस कविता के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल जी के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए हमें अभिभाषण को एक स्वर से पारित करते हुए महामहिम राज्यपाल जी का आभार व्यक्त करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और उनके दिशा निर्देश के लिए। अध्यक्ष जी, आपने अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि पूरा